हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे। तो लेक्चर स्टार्ट करो इससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो आपका नीट प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है। ये कब आया था आपका नीट, मतलब AIPMT 1988, नीट 1988 में आ चुका था। नीट पहले AIPMT नाम से होता था, राइट। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, है ना। आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था। पूछ रहा है आपका फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इनमें से। ऑप्शन दिया था आपको पहला, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। एक्चुअली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा था उन्होंने कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन, है ना, एंथैल्पी चेंज इज जीरो, राइट। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो ऐसा करके लिख रखा था। फिर सेकंड ऑप्शन था आपका डेल्टा वी मिक्सर ऑफ जीरो। इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रखा था, राइट। इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रखा था, इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रखा था, राइट। मतलब ये चीज जो मैंने मैथमेटिकली लिख रखा है, डेल्टा एच मिक्सर इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी मिक्सर इज इक्वल टू जीरो, इसको उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा था कि एंथैल्पी चेंज विल बी जीरो एंड वॉल्यूम चेंज विल बी जीरो, राइट। सी ऑप्शन क्या था आपका, बोथ ऑफ दी अबव, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन था कुछ ऐसा कि सॉल्युबिलिटी शुड बी हाई, ऐसा कुछ था। मतलब वो ऑप्शन इररिलेवेंट था, बिल्कुल नन ऑफ दी अबव मान लीजिए आप, ठीक है। इस तरह का था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में आपको पता है कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, जीरो। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज जीरो एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट बिकॉज इन एन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। फॉर्चुनेटली ये भी क्वेश्चन आपका 1988 का ही है ना, AIPMT का ही, और सेम टॉपिक के ऊपर आया था, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर ही। 1888 में 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल बहुत आसान वाले। और जब भी आइडियल और नॉन आइडियल से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, बिल्कुल आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, बिल्कुल नोट्स से आएंगे, आसान होंगे बिल्कुल। उस पर 4 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो, राइट। तो क्या कह रहा था, which of the following, क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following, which of the following is not an ideal solution। इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, which of the following is not an ideal solution, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, पहला आपका बेंजीन प्लस टोलुइन। पहला क्या आपका, बेंजीन प्लस टोलुइन। ऑब्वियसली बेंजीन प्लस टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बेंजीन टोलुइन का लगभग नेचर भी सेम है, राइट। परफेक्ट आइडियल तो देखो कोई नहीं होता, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि परफेक्ट आइडियल कोई भी नहीं होता, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जो नियर टू आइडियल हो उन्हें हम सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो आपका ये क्या, बेंजीन प्लस टोलुइन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज C2H5Cl प्लस C2H5Br, इस तरह का ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन था आपका क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। आपको पता है सारे क्या है आपके आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। बेंजीन प्लस टोलुइन इज आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल ग्रुप फिर आपका क्लोरीन, इथाइल ग्रुप फिर आपका ब्रोमीन, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन ग्रुप फिर आपका क्लोरीन, बेंजीन ग्रुप फिर आपका ब्रोमीन, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन ये भी है ना। लास्ट ऑप्शन देखिए क्या करें, लास्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से था, C2H5OH प्लस C2H5Cl, C2H5OH प्लस C2H5Cl, ऐसा था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इथाइल क्लोराइड को देखो और इथेनॉल को देखो, इथाइल क्लोराइड और इथेनॉल है, इथेनॉल में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, H बॉन्डिंग होगा। और वहीं इथाइल क्लोराइड में केवल डाइपोल डाइपोल होगा। क्या होगा आपका, डाइपोल डाइपोल होगा, राइट। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इनमें A इंटरेक्शन और B इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। और क्वेश्चन आपसे पूछा भी यही था कि which of the following is not an ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा वाला नहीं होगा,
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो मेरे हिसाब से काफी आसान लगे होंगे। 2002 में भी एक क्वेश्चन आया था आइडियल और नॉन आइडियल के ऊपर, 2002 में भी आया था। उसमें सिंपल फोर्सेस के बारे में पूछ रहा था कि आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ए इंटरेक्शन आपका बी इंटरेक्शन के बराबर होगा, है ना। एआईपीएमटी 2002 में भी क्वेश्चन आया था, एआईपीएमटी 2002 में भी क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन उसमें फोर्सेस के बारे में पूछा था, है ना, कि कब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, जब ए इंटरेक्शन आपका बी इंटरेक्शन के इक्वल होगा और ऑल्सो ए इंटरेक्शन के इक्वल होगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। लास्ट क्लास में हमारा रह गया था क्वेश्चन कराना इस टॉपिक पे। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम ही है आपके सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक चीज समझ लो कि जब भी इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि सॉल्यूशन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले पार्ट से आएगा। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर से, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादा चांस है कि इसी टॉपिक से आएगा, इसी सेक्शन से आएगा, राइट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है ना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्या है ना, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली हम सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो देखो सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है हम उसको देखने जा रहे हैं। किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप लिख सकते हैं properties which depends on number of moles of solute is called as colligative properties। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे उन्हें क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें उसे हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। यानी कि प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अपने कोर्स में हमने को 4 पढ़नी है, कौन कौन सी? पहला आपका आरएलवीपी, पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो है आपका आरएलवीपी, ठीक है। आरएलवीपी आपकी क्या पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला आपका आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इन चारों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये 3 है, राइट। आरएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है ना। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो आप इनके नाम नोट करिए। इसमें से एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कौन सा वाला? आरएलवीपी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ऑलरेडी कवर्ड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट। आरएलवीपी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। हमें बाकी 3 पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और
ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ये क्या है आपके लिस्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या है आपके लिस्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आरएलयूपी तो हमने पहले कवर कर लिया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपने को बहुत अच्छे से मालूम है कि आरएलयूपी हमारा क्या होता है। आरएलयूपी हमने पहले ही कवर कर लिया है, आरएलयूपी ये हमारा क्या ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी कवर्ड है, राइट। आरएलयूपी क्या होती है हमने पढ़ा था अच्छे से। आरएलयूपी हमने क्या पढ़ी थी, आरएलयूपी पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा। आरएलयूपी हमारी थी आरएलयूपी विल बी इक्वल टू, आरएलयूपी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, राइट। पी नॉट ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए होती थी, और ये इक्वल होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये क्या होता था आपके, किसके इक्वल होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो आप देख रहे हो, आप यहां पे देख पा रहे हो कि आरएलयूपी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। आरएलयूपी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपका, आरएलयूपी आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी कि जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू है, जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू है, वो मोल फ्रैक्शन के ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करें किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें, उन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां दिख भी रहा है कि आरएलयूपी आपका किसके इक्वल होता था, पी नॉट ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां आरएलयूपी क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आपका क्या आरएलयूपी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो आरएलयूपी तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमारा नेक्स्ट है जो दूसरा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हेडिंग डालिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए जो हमें पहला टॉपिक समझना होगा, बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो हमें समझना आना चाहिए ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट, और सब में से मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग तरह की डेफिनेशन पढ़ी होगी, राइट। लेकिन एग्जैक्टली किसी को आइडिया नहीं होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, है ना। कोई कहता होगा भाई पानी रख दो गैस के ऊपर, जब वो ऐसे उसमें से बुलबुले निकलने लगे समझ लो पानी बॉयल हो रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं होता। तो एग्जैक्ट आइडिया के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। ध्यान दीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल एक चीज समझिए। ध्यान दीजिएगा कि आपका एक लिक्विड है क्लोज कंटेनर में, ये लिक्विड हमने रखा हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड का वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, टेंपरेचर टी। एट टेंपरेचर टी, एट टेंपरेचर टी इस वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एट टेंपरेचर टी वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर की वैल्यू है पी, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी यहां पर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू, टेंपरेचर टी पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट। अब अगर आपको पता है यहां से मैं टेंपरेचर इंक्रीज करूं, अगर मैं क्या करूं टेंपरेचर इंक्रीज करूं, तो बहुत ऑब्वियस है कि वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, राइट। ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, सही बात है। सिंपलिसिटी के लिए हम एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यू 0.280 है, 0.280 है, राइट। किसी एक टेंपरेचर टी पे, ठीक है, किसी एक टेंपरेचर टी पे आप टेंपरेचर बढ़ाओगे, आप टेंपरेचर बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले 0.2 है, 0.2 से क्या होगा 0.3 होगा, 0.3 से 0.4 होगा, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएगा। 0.3 से 0.4 होगा, 0.4 से 0.5 होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, राइट। यानी कि जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे हमारे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, सही बात है।
अब नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बाहर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, राइट। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर कुछ, सपोज 1 atm है, आप मान लिए सपोज 1 atm ऐसा, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर 1 atm है, राइट। मान लीजिए सपोज क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm। आपने मान लिया कि बाहर का प्रेशर 1 atm, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए वेपर प्रेशर की किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए किसी एक टेंपरेचर पे वैल्यू 0.2, थोड़ा और टेंपरेचर बढ़ाओगे वैल्यू होगी 0.3, थोड़ा और टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू होगी 0.4, थोड़ा और टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू होगी 0.5, राइट। चलिए, तो इस तरीके से टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मान लो कि बाहर का प्रेशर हमने इमेजिन किया, माना है आमतौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो भी दिया एक्सटर्नल प्रेशर उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी वेट करिए, मान लिया कि बाहर का प्रेशर 1 atm है, बाहर का प्रेशर क्या है 1 atm है, बाहर का प्रेशर क्या है 1 atm है। तो जिस टेंपरेचर पे है ना, जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर इस लिक्विड की 1 atm के इक्वल हो जाएगी उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्या कहते हैं उसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज boiling point is defined as the temperature, the boiling point is defined as the temperature at which vapor pressure of a substance or mixture, vapor pressure of a substance or mixture is equal to external pressure, is equal to external pressure। यानी कि ऐसे टेंपरेचर पे जब आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ऐसे टेंपरेचर पे जब आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, राइट। ऐसे टेंपरेचर पे जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर है x, एक्सटर्नल प्रेशर है x, एक्सटर्नल प्रेशर x atm और वेपर प्रेशर की वैल्यू है आपकी x atm, ठीक है। वेपर प्रेशर की वैल्यू भी आपकी क्या है, x atm है, ठीक है। तो ये किस टेंपरेचर पे होगा, ये जिस टेंपरेचर पे होगा उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये जिस टेंपरेचर पे होगा उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप लिक्विड को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विड को ऑब्जर्व करोगे तो वेपर प्रेशर की उसके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आप टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे टेंपरेचर पे, उस टेंपरेचर पे जब वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम 1 atm लेते हैं, बाहर का प्रेशर हम क्या करते हैं 1 atm लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 atm क्या है, 1 atm जो है आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। तो एट 1 atm आप क्या कहते हो, एग्जांपल आप क्या कहते हो, एट 1 atm बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एट 1 atm बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसा कहते हो, आप कहते हो एट 1 atm बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। व्हाट दैट दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। ये जो लाइन हमने लिखी है इसका क्या मतलब हुआ, राइट। तो एट 1 atm बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 1 atm पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस, boiling point of vapor pressure of water at 100 degree Celsius, vapor pressure of water, that means at 100 degree Celsius vapor pressure of water is equal to what, 1 atm, is equal to what, 1 atm। तो देखिए जिस टेम्परेचर पे यहां पे देखिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस और मिक्सचर, राइट। आसान है काफी है। अब देखिए जैसे ध्यान दीजिए, आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया 1 atm की जगह 2 atm कर दिया। जैसे आपने सुना होगा प्रेशर कुकर क्या काम करता है, प्रेशर कुकर क्या काम करता है, आपने घर पे सुना होगा कि भाई ये चीज नहीं बन पा रही है, ये चीज गल नहीं रही है, ये चीज पक नहीं रही है, प्रेशर कुकर में डाल दो।
प्रेशर कुकर करेगा क्या? प्रेशर कुकर ऐसे थोड़ी नहीं करता है कि उसको क्रश कर देता है, उसको अलग से उबाल देता है। प्रेशर कुकर क्या करता है? एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देता है। प्रेशर कुकर क्या करता है? एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर देता है? एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देता है। प्रेशर कुकर आपका क्या कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दे रहा है। सोच के देखिए, सोच के देखिए क्या होगा। 1 मिनट में पानी पी लो। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कुकर क्या करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देगा, राइट। आमतौर पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर क्या माना? 1 atm माना है। आमतौर पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर क्या माना? 1 atm माना है। लेकिन प्रेशर कुकर क्या कर देगा? जो प्रेशर है उस एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, 1 atm से ज्यादा कर देगा। सपोज 1.5 atm कर देता हूं। सपोज ये क्या कर देता हूं? 1.5 atm कर देता हूं सपोज। अब आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 1 atm पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1 atm पे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो यानी कि अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm रखा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पर क्या कहने का मतलब है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना वेपर प्रेशर है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर है वाटर का 1 atm हो गया। कितना हो गया? 1 atm हो गया। अब आपने एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 atm कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो सोच के देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर वाटर का कितना हो रहा है? 1 atm हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 atm पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, इनकेस आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, सपोज 1.5 atm कर दिया, तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm। आपको 1.5 atm करना है अगर, तो आपको टेंपरेचर और बढ़ाना पड़ेगा। टेंपरेचर को आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले जाना पड़ेगा, राइट। जब आपने टेंपरेचर को 100 डिग्री सेल्सियस रखा था, जब आपने टेंपरेचर को 100 डिग्री सेल्सियस रखा था, तो बॉइलिंग तो है ना वेपर प्रेशर वाटर का कितना था? जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस रखा तो वाटर का वेपर प्रेशर था आपका 1 atm। लेकिन अब आपने क्या कर दिया? एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 atm कर दिया सपोज। तो 1.5 atm तक वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1.5 atm तक वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो आपका बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर के 100 डिग्री सेल्सियस से बड़ी होगी, कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट आएगी वो क्या आएगी आपकी? ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस आएगी। तो प्रेशर कुकर करता क्या है? प्रेशर कुकर आपका एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर करता क्या? आपका एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देता है। अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जितना इक्वल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेंपरेचर चाहिए। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से आप ज्यादा टेंपरेचर दोगे, दैट मींस आपका वाटर जो है, आपका जो भी सॉल्यूशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर बॉयल करेगा। और अगर ज्यादा टेंपरेचर के ऊपर बॉयल करेगा तो सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये सब बिल्कुल बेसिक पार्ट था आपके बॉइलिंग पॉइंट का। आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले ये वाला पार्ट समझना जरूरी था। और हम आएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट पे, ठीक है, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, राइट। तो इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, इसको सही समझिएगा। इसे मान लीजिए कि आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है। इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने मान लिया, सपोज TB नॉट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने कितना माना? TB नॉट माना आपने, सॉल्वेंट लिया, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या उसको समझिएगा कि आप क्या कह रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने माना TB नॉट और आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है। आप इसमें क्या कर रहे हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से होगा क्या, ध्यान दीजिए, यहां पे बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा आपका, सॉल्यूशन बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा है ना, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आएगा टीबी डैश, ठीक है। तो अब तक सिर्फ इतना समझाया कि हमारे पास सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था टीबी नॉट। हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, एनवीएस ऐड किया, और हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका टीबी डैश, सॉल्यूशन मिला जिसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी डैश, राइट। तो होता क्या है, जो टीबी डैश है, टीबी डैश है वो ग्रेटर होता है टीबी नॉट के, टीबी डैश जो होता है ग्रेटर होता है टीबी नॉट के। यानी कि हुआ क्या, ओवरऑल हुआ क्या, देखिए जो टीबी नॉट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टीबी डैश जो है, सॉरी टीबी डैश जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है आपको, कि टीबी डैश जो है वो टीबी नॉट से बड़ा है, टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हो क्या रहा है यहां पे, ऐसा हो रहा है कि आपने किसी भी सॉल्वेंट में, इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपने किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे कहते हैं, क्यों ऐसा होता है इस बारे में हम बात करेंगे अभी तुरंत, लेकिन अभी पहले देखिए हुआ क्या। तो हुआ ये कि ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute, on addition of non volatile solute, on addition of non volatile solute, boiling point of on addition of non volatile solute, boiling point of solution get increased. This phenomenon is called as elevation in boiling point. This phenomenon is called as elevation in boiling point, right? On addition of non-volatile solute, तो हुआ क्या, आप कह रहे हो भाई non-volatile solute ऐड करने से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, non-volatile solute आपने ऐड किया, हुआ क्या, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो बेसिक सी बात है, ऑन एडिशन ऑफ non-volatile solute, boiling point of solution get increased. This phenomenon is called as elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितना एलिवेट हुआ, कितना बढ़ा, आपसे पूछे भाई कि पहला टेंपरेचर कुछ था, आप बोलोगे बढ़ गया, आपने बोला पहले टेंपरेचर टीबी नॉट था और थोड़ा बढ़ गया, आपसे कोई पूछे कितना बढ़ा, तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, राइट। तो कितना बढ़ा है कि एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना बढ़ा, आप क्या करोगे, जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू घटा दोगे, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू टीबी डैश माइनस टीबी नॉट, where TB dash is boiling point of solution and TB naught is boiling point of pure solvent, right? अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों, रीजन कि भाई ऐसा क्यों होता है। इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, मतलब समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, मतलब आसान है समझना, तो क्यों होता है समझना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि रीजन क्या है इसका, कि क्यों होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको ध्यान दीजिए। जैसे एक सिंपल सा क्या, इसको कई तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, अगर आप ग्राफ के थ्रू प्लॉट करोगे तब भी प्रूव कर सकते हो, इवन थर्मोडायनामिक्स से भी प्रूव कर सकते हो, राइट। जैसे आप जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को चाहो तो थ्योरेटिकली प्रूव कर लो, चाहे ग्राफ के थ्रू कर लो, चाहे इवन थर्मोडायनामिक्स से भी कर सकते हैं। तो आई डोंट नो अभी आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है नहीं, तो हम सिंपल ग्राफिकल मेथड से बताते हैं। रीजन सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इस तरह पे प्लॉट है वेपर प्रेशर का और इधर टेंपरेचर का, राइट।
किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर आपसे पूछा जाए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, आपको पता है कि सॉल्वेंट में जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, आपसे अगर बोला जाए कि सॉल्वेंट में जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो होता क्या, सॉल्यूशन बनता है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, जो हमने रिलेटिव लोडिंग यहाँ वेपर प्रेशर में पढ़ा था, राइट। अगर आपका सॉल्वेंट था उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया। ये हमने किसमें पढ़ा था, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। तो सॉल्यूशन है ना जो आपका होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ऑब्जर्व करो, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये अगर इन दोनों वेपर प्रेशर को देखो, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर आप इनको ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को देखो, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी ये पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का पॉइंट है, सॉल्वेंट का पॉइंट है। और अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, सॉल्यूशन का पॉइंट है, क्या है आपका सॉल्यूशन का पॉइंट है, यानी कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हायर वेपर प्रेशर किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, देखिए, राइट। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से मालूम है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप कहते हो उसको कि जब आपका ऐसे टेम्परेचर पे जब आपका सॉल्यूशन या सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो एक्सटर्नल प्रेशर इस केस में भी हम 1 atm मान लेते हैं, सपोज यहां कहीं आता है 1 atm, 1 atm की लाइन को आप आगे खींचो, राइट। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, हमें पता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है और उसका वेपर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का सब्सटेंस का वो 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी हम एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm मान के चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने एक्सटर्नल प्रेशर मान लिया। तो आप देखो अगर आप दोनों टेम्परेचर को देखो कि कब ये 1 atm के इक्वल हो रहा है तो यहां हो रहा है, कब ये 1 atm के इक्वल हो रहा है तो यहां हो रहा है। यानी कि देखो ध्यान से सोचो, अगर तुम सॉल्यूशन के लिए देखोगे, अगर तुम सॉल्यूशन के लिए देखो तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे 1 atm के इक्वल हो रहा है। सॉल्यूशन के लिए देखो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे 1 atm के इक्वल हो रहा है और यहां पे 1 atm के इक्वल हो रहा है, तो ये होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज Tb डैश। अगर आप सॉल्वेंट को देखो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पे 1 atm के इक्वल हो रहा है, राइट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पे 1 atm के इक्वल हो रहा है, तो ये होगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज Tb नॉट। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट विल बी डेल्टा Tb, राइट। और यहां पे क्लियरली विजिबल है, अगर आप टेम्परेचर प्लॉट पे देखो, अगर यहां आप टेम्परेचर प्लॉट पे देखो तो आपकी Tb नॉट की वैल्यू क्या छोटी है, बड़ी वैल्यू किसकी है, Tb डैश की है, राइट। यहां प्लॉट पे देखो 0 है, 0 से Tb नॉट फिर आपका Tb डैश, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, Tb डैश की है। तो यहां से क्लियरली विजिबल है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे, दैट इज इक्वल टू आपका डेल्टा Tb, राइट। तो अब बात करते हैं डेल्टा Tb इक्वल किसके होगा, डेल्टा Tb निकालेंगे कैसे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, हमने देखा कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या, Tb डैश माइनस Tb नॉट, है नहीं, दैट इज इक्वल टू आपका डेल्टा Tb। तो डेल्टा Tb जो होता है, डेल्टा Tb ध्यान दीजिएगा, डेल्टा Tb जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की, किसके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। डेल्टा Tb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल m इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए
तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंप्लिसिटी के लिए लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, WB by MB अपॉन WA इन ग्राम में, अगर लिखा आपने ग्राम में लिखा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो यार, इतना मोलैरिटी आपको याद होना चाहिए, अगर इतना भी याद नहीं है तो यार आपको प्रॉपर्ली रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। तो इतना बेसिक याद रखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB by MB, WB by MB इज व्हाट, NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB by MB, जहां पे WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, WB क्या है ये हमने पता, आपने पहले नोटेशन क्लियर कर लिया है कि B हम लिखेंगे सॉल्यूट के लिए, A हम लिखेंगे सॉल्वेंट के लिए, राइट। तो WB क्या है आपका, सॉल्यूट का वेट है, WB सॉल्यूट का वेट, MB क्या है आपका, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में लिखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, राइट। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है नहीं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू KB into M। इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी है ना, प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, जहां पे आपका KB क्या है, ध्यान देंगे KB बहुत इंपॉर्टेंट है, KB को आप कहते हो, ध्यान देंगे KB को आप कहते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या कहते हो आप, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, पहला नाम तो होगा, दूसरा नाम है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। तीसरा एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, इबुलियोस्कोपिक है ना, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। तो इसके तीन नाम है केबी के, पहला आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना, केबी के आपके तीन नाम, पहला आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और तीसरा आपका इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। अब इसको नोट करिए, फिर हम केबी के बारे में कोई स्पेशल बात देखते हैं, केबी के बारे में एक स्पेशल बात देखते हैं, क्या है, जरूरी है प्रीवियस ईयर नीट वगैरह में, जेईई वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो केबी था आपका था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है केबी के बारे में खास बात लिखिए, है ना, इंपॉर्टेंट भी है लाइन बहुत ज्यादा। केबी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, केबी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखेंगे, केबी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। केबी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स, इट इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, केबी की वैल्यू क्या होती है, इट इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल केबी ऑफ वाटर इज, वाटर के लिए केबी की वैल्यू देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन में आएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा केबी की वैल्यू दे के रखेगा, केबी की वैल्यू क्या करेगा, दे के रखेगा, स्टिल जो, अच्छा इस केबी को ना बेस वाले से कंफ्यूज मत होइएगा, के और केबी से कंफ्यूज मत होइएगा, एक मिनट सॉरी, आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। तो उस के और केबी से कंफ्यूज नहीं होना, ये केबी आपका है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। तो फॉर एग्जांपल केबी फॉर वाटर, केबी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। जब भी आपको, है ना, पेपर में पूछेगा केबी की वैल्यू हमेशा देके रखेगा, ऑलवेज केबी की वैल्यू हमेशा देके रखेगा, लेकिन अगर ना देके रखे एटलीस्ट वाटर का तो याद रखो, वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या होती है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ध्यान रखना, Kb is the characteristic property. Kb is the characteristic property of a particular solvent. For a particular solvent, the value of Kb is fixed, right? इसका बाकी किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू क्या होती है, फिक्स। इस पर नीट 2007 में क्वेश्चन भी आ चुका है,
नीट 2017 में इससे रिलेटेड आया था, एग्जैक्टली क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन आ रखा है नीट 2017 में इससे रिलेटेड आ रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि इफ मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डबल्ड वैल्यू ऑफ केबी विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछा था, नीट 2017 का क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता ही था कुछ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन केबी के वैल्यू पे ही था, ध्यान दीजिएगा। इफ मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डबल्ड, कह रहा मोलैलिटी सॉल्यूशन का डबल कर दिया आपने, क्या कर दिया, मोलैलिटी स्मॉल m, आपने मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डबल कर दिया, वैल्यू ऑफ केबी क्या हो जाएगा, तो आपने अभी पढ़ा वैल्यू ऑफ केबी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, वो किसी एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स है, वो मोलैलिटी वैल्यूलिटी पे डिपेंड नहीं करती, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, जैसे वाटर के लिए 0.52 होती है, तो वाटर के लिए हमेशा 0.52 होगी, है ना, उसकी मोलैलिटी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 5000 ले लो, राइट। लेकिन जो है आपका क्या होगा, केबी की वैल्यू क्या होगी, 0.52 ही होगी, अगर वाटर आपका सॉल्वेंट है तो केबी की वैल्यू क्या होगी, 0.52 होगी, राइट, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, केबी की वैल्यू होगी आपकी 0.52, राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए था, सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए था कि भाई इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डबल्ड, तो केबी की वैल्यू क्या होगी, रिमेन अनचेंज्ड, ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, रिमेन अनचेंज्ड। इसको आप नोट करिए, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कुछ इस तरह का कि ग्राफ हमने को प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना किसके किसके बीच का, ग्राफ प्लॉट करना अपने को टीबी डैश वर्सेस मोलैलिटी का प्लॉट करना है, टीबी डैश वर्सेस मोलैलिटी का ग्राफ प्लॉट करना है। टीबी डैश क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, एम क्या है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करना है आपको, डेल्टा टीबी, आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, केबी इनटू एम, आपको टीबी डैश वर्सेस एम चाहिए, तो एम तो यहां आपको दिख रहा है, लेकिन टीबी डैश कहीं नहीं दिख रहा, इस एक्सप्रेशन में एम दिख रहा है, टीबी डैश नहीं दिख रहा है, तो डेल्टा टीबी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी को आप लिख सकते हो टीबी डैश माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इनटू एम, आप लिख सकते हो उसको टीबी डैश इज इक्वल टू केबी इनटू एम प्लस टीबी नॉट। अगर आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस x मतलब स्लोप इनटू x प्लस c से कंपेयर करो, mx प्लस c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां भी m और यहां भी m है, कंफ्यूजन होता, y इज इक्वल टू mx प्लस c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि m क्या होता है आपका स्लोप होता है, और यहां भी m और यहां भी m है, तो कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो y की जगह क्या आ रहा है, टीबी डैश आ रहा है, स्लोप आपका क्या आ रहा है, यार मोलैलिटी को आपको रखना है एक्स एक्सिस पे, और c की वैल्यू है आपकी टीबी डैश, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, और होगा क्या देखिए, आपने क्या रखा y एक्सिस पे रखना टीबी डैश, y एक्सिस पे रखना आपने को टीबी डैश, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी डैश का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इंटरसेप्ट क्या है आपका टीबी डैश, अरे सॉरी टीबी नॉट है, इंटरसेप्ट आपका क्या है टीबी नॉट है, टीबी नॉट आपका क्या है, टीबी नॉट आपका कांस्टेंट है, यानी कि इंटरसेप्ट यहां से कहीं लाइन स्टार्ट होगी और इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। तो ध्यान दीजिए आपने y एक्सिस पे क्या रखा, आपने y एक्सिस पे रखा टीबी डैश, y एक्सिस पे रखा आपने टीबी डैश, राइट, y एक्सिस पे रखा आपने टीबी डैश, उसका मतलब लिखा हमने y इक्वल टू mx प्लस c, x एक्सिस पे रखा आपने मोलैलिटी, x एक्सिस पे रखा आपने मोलैलिटी, mx प्लस c से कंपेयर करने के बाद y की वैल्यू है आपकी टीबी डैश, स्लोप की वैल्यू है आपकी केबी, मोलैलिटी की जगह पाया आपका एक्स एक्सिस, और इंटरसेप्ट क्या है आपका टीबी नॉट है, इंटरसेप्ट क्या है आपका टीबी नॉट, है ना, कई बार गलती से टीबी डैश बोल दे रहे हैं, टीबी नॉट है, राइट, तो लिख तो सही रहे, राइट, ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है टीबी नॉट है, तो इंटरसेप्ट क्या है आपका टीबी नॉट है, इंटरसेप्ट है आपका टीबी नॉट, राइट, ये वैल्यू आपकी टीबी नॉट है। अगर आप इसका स्लोप पूछेंगे, स्लोप आएगा आपका केबी, स्लोप कितना जाएगा इसका
केवी आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर आपसे ऐसा भी हो सकता था कि आपको डायरेक्ट ऐसा करके, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा तब बनता, मैंने तो अभी आपकी एक्सरसाइज शुरुआत से करवा दी, ये क्वेश्चन अच्छा तब बनता जब मैं ऐसे लिखता, यहाँ पे लिखता टीबी डैश और यहाँ पे लिखता है एम, और पूछता कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, पूछता इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस ग्राफ का स्लोप है आपका केवी, क्या है आपका केवी, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आपसे 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन, 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट boiling point of solution, calculate boiling point of solution. 60 gram of urea is dissolved in 500 gram of water, calculate boiling point of solution, right। कितना boiling point होगा, कह रहा है boiling point कितना होगा, ठीक है, समझिए बात को। 60 ग्राम यूरिया आपने डाला, कितना 500 ग्राम ऑफ वाटर में, 500 ग्राम ऑफ वाटर में 60 ग्राम यूरिया डाला आपने 500 ग्राम ऑफ वाटर में, आपसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अगर वाटर अकेले प्रेजेंट होता, अगर सिर्फ वाटर होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, 100 डिग्री सेल्सियस होता, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर वाटर अकेले होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, 100 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन अभी क्या है, उसमें हमने यूरिया डाल दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्या कर दिया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी वो देखते हैं, ठीक है, कितनी इंक्रीज होगी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू, elevation in boiling point will be equal to Kb into m। आपको Kb की वैल्यू दी रहेगी, Kb की वैल्यू दी रहेगी वाटर के केस में 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये आपको हमेशा दिया रहेगा, ठीक है, Kb की वैल्यू दी रहेगी। वैसे तो वाटर की लिए आप याद भी रखें, ठीक है, बाकी सॉल्वेंट का तो इनके भरोसे बैठ भी सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए याद रखें। चलिए, क्योंकि जब भी आपसे नीट एंड जेई पूछेगा तो आपसे हमेशा वैल्यू दे के पूछेगा, लेकिन कई बार बुक वगैरह यूज नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आपको केवी की वैल्यू क्या होगी याद होगी, राइट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका केवी इनटू एम के इक्वल है, ठीक है। केवी की वैल्यू दी आपको 0.52, मोलैलिटी की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए इसके में मोलैलिटी निकाल लीजिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB/MB इनटू WA इन ग्राम, ऊपर आपने लिखा 1000, यहां से आएगा आपका 0.52 इंटू WB की वैल्यू कितनी है, वेट ऑफ यूरिया 60, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 इंटू 1000, और यहां आपका 500, यहां से आपने क्या किया, 60 से 60 कैंसिल, 500 में 500 2 बार हो जाएगा, ओवरऑल आएगा 1.04 डिग्री सेल्सियस। ये 1.04 डिग्री सेल्सियस है क्या, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, राइट। देखिए अगर आपने सॉल्यूट नहीं डाला होता, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला होता, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। आपने डाल दिया तो इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 1.04 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 100 प्लस 1.04 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 101.0 डिग्री, इतना 100 होना चाहिए था, बट इतना गया, 100 होना चाहिए था, 1.04 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो टेम्परेचर इतना आ जाएगा। या आप इसको चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको पता चलेगा कि डेल्टा टीबी कितना आएगा, डेल्टा टीबी आया 1.04 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीबी को आप कह सकते हो डेल्टा टीबी डैश, सॉरी टीबी डैश माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 1.04 डिग्री सेल्सियस। आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि आपसे टीबी डैश की वैल्यू पूछ रहा है, टीबी डैश इज इक्वल टू 1.04 प्लस टीबी नॉट, टीबी डैश इज इक्वल टू 1.04 टीबी नॉट, टीबी नॉट क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर सॉल्वेंट है, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर के केस में, तो टीबी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
0.4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ, कितना ऐड किया आपने? वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया 0.15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया, कितना दिया है? 15 ग्राम दिया। सॉल्वेंट का वेट दिया आपको क्वेश्चन में 15 ग्राम, सॉल्यूट का वेट दिया आपको 0.15 ग्राम, ठीक है। आपको डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दी है 0.216 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि भाई इतना वेट आपने सॉल्यूट का डाला, आपको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है WB = 0.15 ग्राम, आपको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, आपको सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट, और आपको दिया हुआ डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दी है, और जो सॉल्वेंट है उसके लिए केबी की वैल्यू दिया, केबी फॉर सॉल्वेंट इज, केबी फॉर सॉल्वेंट दिया आपको, केबी फॉर सॉल्वेंट इज 2.16 केल्विन केजी पर मोल, इतना दिया हुआ आपको, राइट। आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो, आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? फर्स्ट दूसरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एमबी की वैल्यू पूछ रहा है ना, एमबी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, ध्यान देंगे। देखिए आपको पता है डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, केबी इंटू मोलरिटी, केबी इंटू मोलरिटी। डेल्टा टीबी की वैल्यू दी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आप डेल्टा टीबी इंटू केबी इंटू मोलरिटी को आप क्या लिख सकते हो? मोलरिटी को लिख सकते हो आप WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, राइट। ऐसा लिख सकते हैं आप। आपको WA की वैल्यू पता है, आपको WB की वैल्यू पता है, आपको KB की वैल्यू पता है, आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू पता है, आपको MB की वैल्यू चाहिए, इट इज जस्ट बहुत आसान है। तो आप देखिए MB को इधर ले आइए, डेल्टा टीबी को इधर ले आइए, तो MB को आप क्या लिख सकते हो? MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू WA इन ग्राम, बस पुट कर दिया। KB की वैल्यू क्या है? KB की वैल्यू आपको दी है 2.16, WB की वैल्यू दी है 0.15 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.216 और WA इन ग्राम, WA आपका 15, राइट। तो यहां से आएगा 15 10 टू द पावर -2, हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, राइट। ये इससे कैंसिल हो गया, आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 बार में जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा। देखिए आप इसको कैसे से मैं कर देता हूं इसको फिर से। ये वैल्यू आएगी आपकी 2.16, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 0.15 इंटू 1000 अपॉन 0.216 इंटू 15, राइट। इसको आप इससे करोगे 10 बार में जाएगा, इसको आप करोगे तो 100 बार में जाएगा। अब 100 को आप इससे करोगे तो 10 बार में जाएगा। 10 इंटू 10 इज क्या? 100 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपका? 100 ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 100 ग्राम आ गई, राइट। तो ये काफी आसान है, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए थोड़ी सी भी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आपसे कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water, 18 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water, है ना। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे कहते हैं 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
केबी की वैल्यू आपको वाटर के लिए दिया 0.52 किलो केल्विन के है ना, केल्विन केजी पर मोल, राइट। तो कैसे निकलेगा ध्यान दें, बहुत आसान है। पहले आप क्या करेंगे, आपसे मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया होता तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा टी बी इक्वल टू केबी इनटू एम। केबी की वैल्यू 0.52, मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है, मोलैलिटी की वैल्यू होती है WB/MB इनटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन वगैरह एक बार सही से पढ़ लीजिए, राइट। यहां पे आप देखिए 0.52। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 18 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 180 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया आपको 18 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है 18 ग्राम अपॉन मोलर मास आपका 180 ग्राम, राइट, इनटू वेट ऑफ वाटर दिया आपको 100 अपॉन 1000, यहां पे आएगा 100 आएगा, राइट। तो इसका सॉल्व करोगे 18 बन जाएगा 10 बढ़ जाएगा 1000, यहां पे 10 into 100 1000 बन जाएगा 1000 बन जाएगा। तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 1। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू यहां से आ रही है, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ रही है 0.52 डिग्री सेल्सियस। अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, अगर जो है हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला होता तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता 100, अब डाल दिया तो इतना रेज हो गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.52, दैट कम्स आउट टू बी 100.52 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखिए ठीक है, अब देखिए जैसे आप इस तरह भी निकाल सकते थे, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी को लिख सकते हो डेल्टा टीबी डैश माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस। टीबी डैश इज इक्वल टू आएगा आपका 0.52 टीबी नॉट प्लस 0.52। टीबी नॉट क्या होता था आपका, टीबी नॉट होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.52 comes out to be 100.52 डिग्री सेल्सियस, राइट। एक चीज हम और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसमें, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, डिक्रीज है ना, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट तो अभी नहीं पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस से इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस, राइट। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, अभी फिलहाल हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरी तरह से लगभग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, नाम में लिखा है, जैसे नॉट रेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से लिंक करके देखेंगे, हमारा ये 5 मिनट में हो जाएगा, राइट। टाइम एक बार देख लेते हैं, चलिए अभी थोड़ा टाइम बाकी है, कुछ 5-10 मिनट का रिवीजन करने के बाद इसको नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं होता क्या है। तो ध्यान देंगे कि जैसे आपका है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, सॉल्वेंट होता था है ना, उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता था, आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते थे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, जब आप जो है सॉल्वेंट होगा आपका, उसमें आप सॉल्यूट डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आपने सॉल्वेंट लिया, आपने क्या किया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट लिया, इसका सपोज फ्रीजिंग पॉइंट कुछ था, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को आप मान लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने मान लिया, ये आपका TF नॉट, क्या है आपका TF नॉट है, राइट। इसमें आपने कहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया, क्या किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, राइट।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो होगा क्या, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन का है ना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू टीएफ डैश। क्या होगा, आपका टीएफ डैश होगा। तो ध्यान दीजिए कि आपका पहले सॉल्वेंट था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट था टीएफ नॉट, आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का हुआ टीएफ डैश, राइट। अब जो सॉल्यूशन जब है ना, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, एलिवेट हो जाता था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, एलिवेट कर जाता था। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टीएफ नॉट इज ग्रेटर देन टीएफ डैश, उल्टा होता है उसका, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि टीएफ नॉट जो है हमारा, इसको भी थर्मोडायनामिक्स वगैरह के रीजन से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, राइट। थर्मोडायनामिकली हम इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं एंट्रोपी चेंज से, ठीक है। लेकिन क्या अभी हम मुद्दे पे ध्यान देते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि आपने पता नहीं थर्मोडायनामिक्स अभी तक पढ़ाया नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए टीएफ नॉट जो है आपका, जरूरी नहीं हो, यहां पे ध्यान देंगे अच्छे से कि टीएफ नॉट आपका ग्रेटर देन आपका क्या टीएफ डैश है। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में क्या होता था, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते थे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में क्या होगा, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, जब भी आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, उसकी वैल्यू सपोज टीएफ नॉट है। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो जो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट आएगी वो कम आएगी, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या घट रहा है, राइट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than freezing point of solution, is greater than freezing point of solution, right। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है देखो, अब बोले कितना कम हुआ, आपसे कोई पूछे कितना कम हुआ कितना घटा, राइट। तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे में घटा दोगे। पहले भाई टीएफ नॉट था, राइट, पहले टीएफ नॉट था, अब जो है कितना बचा, टीएफ डैश बता, इतना घटा। यानी कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना घटा, कितना डिप्रेशन हुआ, वो इतना हुआ। टीएफ नॉट माइनस टीएफ डैश इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, राइट। पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था आपका टीएफ नॉट, बाद में जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो आपका टीएफ डैश है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, राइट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। आसान है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, आपका सॉल्वेंट होता था, सॉल्वेंट होता था, उसकी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होती थी। आप सॉल्यूट ऐड करते थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन बनता था उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में क्या होता है ना, आपके सॉल्वेंट की कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होती है, आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, बाद में जो आपको सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट मिलती है वो कम मिलती है ना। सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी, है ना, सॉल्यूशन की जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो कम होगी। अगर आप डिफरेंस देखोगे कितना घटा, तो आप कहोगे पहले कितनी थी फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट, बाद में कितनी बची टीएफ डैश, आपने घटा दिया, डेल्टा टीएफ आ गया, दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। बाकी सब कुछ आप एनालॉजी से प्रूव करते जा सकते हो। इसको हमने नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है वो किसके इक्वल है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ डैश, राइट। टीएफ नॉट आपका क्या है, टीएफ नॉट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, टीएफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ डैश क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो अगर आप डेल्टा टीएफ को लिखना चाहो तो डेल्टा टीएफ भी आपका क्या होता है, डेल्टा टीएफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। एम क्या है आपका, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम है सब कुछ, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा टीएफ आपका क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, जहां पे हम क्या आपका मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है,
और मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, WB बाई MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ऊपर से क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, राइट। ठीक है, आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, अगर आप डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आपका क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आएगा KF इंटू M। तो यार देखो, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा है, थोड़ा तेज जा रहा है। उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि लगभग सारी चीजें मिलती जुलती हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, जैसे आपका सॉल्वेंट होता था उसमें कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता था, आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता था वो इंक्रीज कर जाता था, राइट। तो जो डिफरेंस होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आपका प्रोपोर्शनल होता था मोलैलिटी के, है ना। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू आता था आपका KB इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्वेंट में आप जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो अब डिफरेंस निकालना होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट वाला फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा है, उससे आप सॉल्यूट वाला घटाएंगे, सॉरी सॉल्यूशन वाला घटाएंगे, तो आपको निकल जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा TF। वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, है ना। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। जहां पे M क्या है आपका, देखिए डेल्टा TF है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि कितना कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट गया, राइट। और M क्या है आपका, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। M क्या है आपका, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। KF क्या है, KF आपका है, KF आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सेम उसी की तरह KB की तरह। KB आपका क्या होता था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KB आपका क्या होता था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो KF होता है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप इसे कह सकते हो मोलर, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप कह सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कह सकते हो आप, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो KF के भी तीन नाम है। KB के नाम क्या होते थे, KB के नाम होते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। KF के नाम होते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। बिल्कुल बाकी सेम है। KF के लिए भी वही चीजें लागू होती है। KF इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, KF आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होता है। KF क्या होता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। KF is the characteristic property, characteristic property of, KF is the characteristic property of solvent। KF आपका क्या है, characteristic property of solvent। KF आपका क्या है, characteristic property of solvent है, राइट। ये जो है आपका किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। KF जो होगा किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। KF is fixed for a particular solvent, KF is fixed for a particular solvent, राइट। किसी एक पर्टिकुलर के लिए KF की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर के लिए देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर के लिए देखो, KF फॉर वाटर, KF ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल KF ऑफ वाटर, ठीक है। KF ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 1.86 किलो, है ना, केल्विन केजी पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अगेन KF की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप जो है याद कर लें इसको, मतलब KF की वैल्यू याद रखें, राइट। ओवरऑल हमने क्या देखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लगभग एक्सप्रेशन वगैरह मिलते जुलते हैं, राइट। वहां पे हमारा क्या निकला था, डेल्टा TB, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था आपका TB डैश माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB इंटू M,
और यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ, है ना। डेल्टा टीएफ यहाँ पे आपका क्या है, केएफ नॉट की वैल्यू, टीएफ नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट आपकी क्या होती है, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है ना, माइनस टीएफ डैश इज इक्वल टू केएफ, राइट। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखो आपका हुआ क्या, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में क्या हुआ था कि जो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट थी, जो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट थी उसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया था और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गई थी, यानी कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती थी सॉल्वेंट से, ठीक है। तो एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट निकालना था, तो आप बड़े में से छोटे को घटाते हो ना, बड़े में से छोटे को घटाते हो, तो आपने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया, दैट इज इक्वल टू Kb into m। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट डालते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम इधर लिखते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसको इधर लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू इधर Kb into m, Kf into m, ठीक है। m जहां पे मोलालिटी है, Kb और Kf क्या है, Kb और Kf आपका क्या है, Kb आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और Kf क्या है आपका, Kf आपका है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले तो न्यूमेरिकल कर लिए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाले न्यूमेरिकल हम करेंगे अगली क्लास में। फ्रीजिंग पॉइंट वाली हमने लगभग थ्योरी लगभग पूरी कंप्लीट कर ली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, टेक केयर, टाटा बाय बाय।